दोस्तों, हमारी को एडमिन नेहा कुकृति जी ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन बनाई है। जो हमारा एक उद्देश्य है मीडिया के विरुद्ध महायुद्ध, तो इस महायुद्ध का शंखनाद किया है नेहा जी ने। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन बहुत ही मेहनत से बनाई है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर शुभम भाई जो अकेला एक, जैसा अभी बताया तीस भाई ने कि एक अकेला सबको पेले, तो एक अकेला जो सबको पिछले 10 सालों से पेलता आ रहा है, वो सब जो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जितनी चीज़ें केवल जो मेरे पास थी वो मैंने नेहा जी को प्रोवाइड कराई है। उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बनाया है, वो भी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। उसको प्रेजेंट करने से पहले एक छोटी सी मैं चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरा मीडिया को सच्चाई सामने लेके आने वाला है। अभी हमारे गाजियाबाद से सांसद और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब यमेन से 2000 भारतीय और ना जाने कितने और मुल्कों के देशों से जो लोग थे जो फंसे हुए थे वहां पर, उनको वहां से निकाल कर लेकर आए। इस इतने अच्छे काम की सराहना करने के बजाय मीडिया उनको घेर रहा है, उनको उनके जो बयान है वो उनको नकारात्मक रूप से पेश कर रहा है। मीडिया को सोचना चाहिए कि जो वीके सिंह साहब है वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, वो फौजी आदमी है। तो फौजी आदमी सीधी बात करता है, फौजी आदमी बात को घुमा करा के बात करनी नहीं आती है उसको। उनके बयानों को जिस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, एक दिन में न्यूज़ चैनल देख रहा था, एबीपी न्यूज़ ट्रेन कर रहा था, बड़बोला जर्नल और समथिंग ट्रेन कर रहा था एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ ट्रेन कर रहा था हेड्स ऑफ जर्नल। तो जी न्यूज़ को मैं हेड्स ऑफ बोलता हूँ, जो राष्ट्रभक्ति के लिए जो गंदे न्यूज़ चैनल है जिनसे वो कॉम्पीट करता है। वीके सिंह साहब ने मीडिया को एक शब्द दिया, प्रेस्टिट्यूट्स। ये शब्द बहुत अच्छा और बहुत ही रेलिवेंट शब्द है कुछ मीडिया हाउसेस के लिए। क्रांतिकारी है, बहुत क्रांतिकारी है, बहुत क्रांतिकारी। बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग विद्वान हैं, बट फिर भी मैं बता ही देता हूँ। 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रेस प्लस प्रोस्टिट्यूट। इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने कैसे निकला कि एक जोक आया था, तो मैं उसको बताता हूँ। एक कोई मित्र था, वो कहीं जा रहा था किसी रेड लाइट एरिया से, तो उस रेड लाइट एरिया पे एक हाउस के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर सिर्फ जिस्म बेचा जाता है, यहाँ पर सिर्फ जिस्म बेचा जाता है, अगर ईमान खरीदना है तो मीडिया हाउस जाओ। तो जो मीडिया हाउस अपना ईमान बेच चुके हैं उनके विरुद्ध ये शंखनाद है आज का प्रेजेंटेशन। अब मैं शुभम भाई से आग्रह करूंगा कि वो मेरा सहयोग करें, साथ दें और डिटेलिंग करें प्रेजेंटेशन की। आप शुरू करें जितिन भाई, मैं डिटेलिंग में आऊंगा जहां जहां मेरी जरूरत है। आप इसको शुरू की 1-2 स्लाइड निकाल दीजिए। सबसे पहले तो साथियों, इस प्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास फिर से शब्द नहीं, आज शब्दों का अकाल पड़ा हुआ है। नेहा जी ने जतिन भाई के साथ मिलकर के, जतिन भाई ने मेरे सारे पुराने कारनामे पता नहीं कहां कहां से कब से इन्होंने संजो के किस मेल में रखे हुए थे, क्या क्या इसमें इकट्ठा करके निकाला है। और पावर पॉइंट के अंदर नेहा जी का बहुत अच्छा हाथ है और उन्होंने इतनी खूबसूरत स्लाइड्स बनाई हैं और हर चीज को नाप तोल के बनाया है। ये इमारत पूरी तरह से नेहा जी और जतिन भाई ने तैयार की है। मेरे को इन्होंने कल ही डिस्क्लोज किया ये सारी प्रेजेंटेशन। कल हम लोग होटल में आके यहीं चेक इन किया था, हम दिन से यहीं पे रुके हुए हैं क्योंकि ये सारा काम करने के लिए हमें 1 रात का समय चाहिए था। तो इस पे सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग छोटा मोटा जो होता है ना कि उतना किया है, इसका पूरा श्रेय जतिन भाई को। और मैं चाहता हूं कि नेहा जी जो कि हमारी ग्रुप की इतनी वीरांगना और एक फीमेल जो उनके टेस्टिमोनियल में भी था कि अगर मेरे को लड़की होने के कारण कोई ये ना समझे कि मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ सकती। जैसा कि संजीव भाई ने बताया कि उत्तराखंड की आपदा के वक्त में नेहा जी और संजीव भाई डट गए और इनके रिश्ते, इनकी मित्रता और हमारा जो संबंध है वो इतना आगे बढ़ा है। मैं चाहता हूं कि हम इस मीटिंग के बाद में एक छोटी सी क्लिप नेहा जी को सेंड करेंगे और एक बार हम उनका अभिनंदन कर दें। वो यहाँ नहीं है लेकिन हवा में, तरंगों में ये तालियां उन तक जरूर पहुंचेगी। नेहा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे क्योंकि अब घड़ी हमें ही मेंटेन है ना। क्या बोलते हो जतिन भाई? अब आप 2005 का वाकया है जब शुभम भाई ने इस मीडिया के विरुद्ध महायुद्ध की शुरुआत की थी। दोस्तों, मैं थोड़ा इसमें फास्ट मोड में चलेंगे क्योंकि हम समय से पीछे चल रहे हैं।
इस प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी चीज, किसी के भी जहन में कोई भी सवाल आता है तो प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। हम साथ के साथ कोई सवाल लें या बाद में एक साथ कर लें जतिन भाई? बाद में एक साथ ले लेंगे, बाद में एक साथ कर लें, नोट कर लें। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में किसी में भी आता है प्लीज लिख लीजिएगा, हम इसके तुरंत बाद में क्वेश्चन आंसर का एक राउंड कर लेंगे। और चौथा गियर लगाता हूं संजीव भाई, मैं जीतू भाई, है ना, चौथे गियर में बढ़ाते हैं इसको। बाटला हाउस एनकाउंटर, ये 19 सितंबर को जब 2008 में हुआ था, जिसमें कि हमारे पुलिस के जवान मोहन चंद शर्मा जी भी शहीद हो गए थे। 19 तारीख के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद में 21 तारीख को शनिवार के दिन, जहां तक मेरे को तारीख और समय याद आ रहा है, दोपहर में 1 बजे करीब करनैल सिंह साहब की, जो कि उस वक्त कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस थे दिल्ली पुलिस में, और एक वाईएस डडवाल साहब थे, क्योंकि इतना लंबा अरसा हो गया मेरे को याद नहीं है जेसीपी कौन थे और सीपी कौन थे, बट ऐसा ही कुछ था। डडवाल जी सीपी थे, यस यू आर राइट, डडवाल साहब सीपी थे और जेसीपी करनैल सिंह साहब थे। करनैल सिंह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली में, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक पत्रकार वहां से सवाल करता है। दोस्तों, मेरे अंदर एक कीड़ा शुरू से रहा है, कुछ नहीं करना, टीवी के आगे मोबाइल लेके, अब तो बहुत सारे संसाधन है हमारे पास में, मेरे को मालूम था कौन से चैनल्स है और कैसी कैसी चीजें होनी है और मीडिया को कितना गंदी चीजें करनी है, कि हिंदुस्तान की इमेज आप ग्लोबल मैप पे क्या दे रहे हो। आपके सामने फिर से वही बात है कि माइक आ गया, कैमरा आ गया, आप कुछ भी बोल दोगे, दुरुपयोग करके 24 घंटे लाइव आने का। वो क्लिपिंग्स भी हमारे पास में है, अगर किसी को कोई भी क्लिपिंग चाहिए आगे पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें प्रामाणिकता के साथ बोलना है। हम आज इस छत के नीचे जो कुछ बोलेंगे सबूतों के साथ बोलेंगे, हम कोई कच्ची बात नहीं करेंगे। हम देश के आम नागरिक को यह दिखाना चाहते हैं कि मीडिया, जो कि यहां चौथा स्तंभ माना जाता है, उनसे ज्यादा परिपक्वता, उनसे ज्यादा प्रामाणिक एक ग्रुप है, जिसके की कोई ऑथोराइज वो नहीं है, उन पे कोई ठप्पा नहीं है, कोई हम सरकार का अधिकृत ग्रुप नहीं है। लेकिन हम जो बात करेंगे पक्की बात करेंगे। इसके वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। एक प्रेस रिपोर्टर ने वहां पे पूछा कि ये मेल मैंने उसके बाद में लिखी है, आप अगर देखें इसमें वाईएस डडवाल साहब को मेल गई थी, दिल्ली पुलिस को गई थी, दिल्ली में जेसीपी क्राइम को गई थी, एडमिनिस्ट्रेटर जी न्यूज को गई थी, एनडीटीवी को गई थी, बहुत सारे लोगों को गई थी, और ये हमारा mail.hs की भी जीमेल, जिसको बीसीसी किया हुआ था, ये हमारा उस वक्त का ऑफिशियल मेल आईडी था HSKB ग्रुप का। इसमें जो मेरी शिकायत थी, मैं पूरी ईमेल, क्योंकि समय लग जाएगा, मैं आपको नटशल में बताता हूं। रिपोर्टर ने सवाल किया करनैल सिंह साहब से, सर वो जो लड़के थे बाटला हाउस में, आपको नहीं लगता उन्होंने हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए रखे होंगे? क्या कहोगे? गाली हम दे नहीं सकते, ना हम देंगे कभी। डूब के मर जाओ। तुमने कहां से जर्नलिज्म का कोर्स किया है, तुमने कैसे जर्नलिज्म की पढ़ाई कर ली, और तुम्हें किसने इंटरव्यू लेके नौकरी दे दी? AK-47 AK-56 सेल्फ डिफेंस के लिए? शर्म आनी चाहिए। ये तो करनैल सिंह साहब की ट्रेनिंग को मैं सलाम करता हूं कि कैसी ट्रेनिंग हुई थी। अगर हमारे आपके जैसा कोई होता वहीं रैप्टा मारता, उसके उस रिपोर्टर को वहीं पे मारता। मैं आज थोड़े से शब्द गलत शायद बोल सकता हूं क्योंकि खून खोलता है मित्रों, लेकिन बड़ी बात क्या है, एक छोटे से कमरे में जब ये चीज आंखों के सामने आई, मेरे जैसे लाखों करोड़ों शुभम मंगला होंगे, आपके जैसे लाखों जीतू भाई होंगे, आपके जैसे लाखों संजीव जी होंगे, लाखों धर्म भाई होंगे, जतिन भाई होंगे, श्रवण भाई होंगे, लाखों लाखों लोग इंडिविजुअली ऐसे होंगे जिनको ये चीज खली होगी, खटकी होगी, पर क्या करते? एक गाली देके टीवी बंद कर देते। मैंने ये मेल लिखी 22 तारीख को, 21 तारीख को मैं सो नहीं पाया, पूरी रात बेचैन रहा, सारी मेल आईडीज निकाली यहां से वहां से, किस किस को बनाना है पूरा मेल क्राफ्ट किया। उसमें लिखा कि आप इससे पहले वाली स्लाइड पे आएंगे, एक बार मैं मोटा मोटा पढ़ लेता हूं। यू हैव कंट्रीब्यूटेड पर्सनल सेटलमेंट, करनैल सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट पे आई है कि, और आगे आई है जो पीपल है इसकी हाँ, उसके बाद में आप इस तरह के सवाल कर रहे हो कि AK-47 AK-56 सेल्फ डिफेंस के लिए आप बोल क्या रहे हो? हमारा एक जवान मोहन चंद शर्मा जी ने शहादत दे दी, बीवी बच्चों वाला आदमी वहां पे वो हो गया, और फिर आप न्यूज में चला रहे हो, ओहो हो मोहन चंद शर्मा जी ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी? शर्म आनी चाहिए। वो शहीद हो गए और आप उसमें बाल की खालियां निकाल लो कि बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के क्यों गए? अरे भैया, उनको कॉल आई थी, आपको सलाम करना चाहिए कि वो एक कॉल पे तुरंत लड़ने चले गए बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के। आप उसकी ऑपरेशन वहां पे कर रहे हो, वो समय लेके जाते, इतने में आतंकवादी भागने देते? क्या ये जिम्मेदार मीडिया की निशानी है दोस्तों? लगता है आपको कि ये जिम्मेदार मीडिया की निशानी है? इसके खिलाफ कौन लड़ेगा? साइबर से भाई हम लड़ेंगे दोस्तों। आज ये इतने सारे हाथ जो मैंने शुरू में बोला,
कि ये दो हाथ, अभी आप आगे और स्लाइड सीखेंगे, एक छोटे से कमरे में ये चीजें कर सकते हैं और इनके परिणाम आए हैं। आगे स्लाइड पे आइए। 48 घंटे के अंदर अंदर वाईएस गढ़वाल साहब का रिप्लाई आया, 48 आवर्स के अंदर। दिल्ली पुलिस से मेरी बात हुई फोन पे, उन्होंने इस कंप्लेंट को एक्नॉलेज किया, उसकी रिसिप्ट आईडी भेजी और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की चीजों पे जो भी दिल्ली पुलिस कर सकेगी, दिल्ली सरकार से बात करके और आईएनबी मिनिस्ट्री से बात करके और मीडिया हाउसेस से बात करके वो करेंगे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मन में एक सुकून इतना था, एक शांति इतनी थी कि हाँ, जो चीज मुझे खली आवाज उठाई और किसी ने उसका एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। शायद ये मेरी भारत माता के लिए छोटा सा योगदान था, जिसको करने के बाद 22 सितंबर 2008 की रात को एक सुकून की नींद आई। उसके बाद यही चीज मैंने अपने ब्लॉग पे लिखी थी, जो कि अभी किसी भाई ने जिक्र किया था, आवारा कलम के ब्लॉग का, मुझे याद नहीं किसने, मनोज भाई ने बोला था। सारा का सारा वो उस पर पूरा लिखा था। इसके अंदर अगली स्लाइड हमारी करप्ट हो गई है। इसमें बेसिकली पूरे लेख के बाद में मीडिया से जुड़ी भी हमारी कुछ, क्योंकि उनके नाम डिस्क्लोज करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमेंट कोई भी देख सकता है, ओपन है। वंदना अवस्थी जी हैं, दुबे जी हैं, बहुत सारे हमारे जो मीडिया के पुराने साथी हैं, दुबे जी ग्रुप वाले नहीं, पुराने मीडिया हाउस के, उन्होंने भी इस पे बोला कि हम पत्रकारिता में 10-10, 12-12, 15-15 साल से हैं, लेकिन आपका ये आलेख, ये लेख वास्तव में शर्मनाक है, मीडिया हाउसेस के मुंह पे एक तमाचा है और हम सबको, मीडिया वालों को आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का समय आ चुका है। तो ये फिर से एक कलम की कोशिश थी कि जो ब्लॉग पे लिखा और मीडिया के कुछ लोगों ने, कुछ वरिष्ठ लोगों ने, जिनको मीडिया के अंदर कई साल हो गए, जो कि बड़े बड़े बंगले नहीं बना सके हैं, लेकिन अपनी कलम से मां भारती की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया। नीलाभ भाई का जिक्र आया था, जैसे जतिन भाई बिल्कुल हम सबके आदरणीय हैं और इनके जज्बे को जितना सलाम करें, जितना नमन करें, वो बहुत कम है। दोस्तों, जतिन भाई को एडमिन की भूमिका में आए थे दिल्ली चुनावों के परिणामों के बाद। एक दिन जब मेरा थोड़ा सा मन भर गया था और भावुक हो गया था, और आप सबको याद होगा वो लम्हा, रात को 1-2 बजे मैंने शायद ये बोला कि मैं एडमिन की भूमिका त्यागना चाहता हूं। दिल्ली चुनावों से 1.5 महीना पहले मेरी जरूरत दिल्ली को थी और मैं साउथ में, दक्षिण भारत के दौरे पे था। आत्मग्लानि वहां भी हुई थी, पर आप सभी का प्यार था कि आपने मुझे ग्रुप का एडमिन पद नहीं त्यागने दिया, लेकिन फिर आपने मेरी एक छोटी सी दूसरी विनती स्वीकार करी कि हम जतिन भाई को सह एडमिन की भूमिका में लेकर के आए। इसी तरह से HSKB में हमारे जो भाई हैं नीलाभ राय, जिनका अभी जिक्र किया कि उन्होंने ब्लड डोनेशन किए हैं, इतिहास बनाया हिंदुस्तान की उसमें, और वो साइबर कॉप के नाम से वेबसाइट चला रहे हैं 2008 से। वो हिंदुस्तान के क्वालिफाइड साइबर सिपाही हैं, डिग्री वाले। साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कई साइबर सिक्योरिटी सेमिनार्स किए हैं, कनाडा में गए हैं, सेफ्टी के ऊपर स्पेशलिस्ट है वो, स्पेशलिस्ट हैं, और कनाडा में जाकर के हिंदुस्तान की फौज के कर्नल के साथ उन्होंने मंच साझा किया हुआ है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो उस वक्त जैसे ही 22 सितंबर को ये बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ और मैंने इस पे लिखना शुरू किया, मैं उस वक्त दोस्तों बेंगलोर में था, मैकेन एरिक्सन में काम करता था, और हमें कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स मिलने शुरू हुए, बहुत धमकियां आनी शुरू हुई, मेल्स आने शुरू हुए। इसमें हमने सुरक्षा कारणों से कुछ नाम छुपा दिए हैं, लेकिन इसका ये था, आतंक के खिलाफ मुहिम चलाने वाले को मौत का ईमेल। हमने हमारे सपनों का भारत कम्युनिटी पे ऑर्कुट पे जिसका नाम दिया था मीडिया हाउस में 2020 सपनों का भारत, इसके संचालक को मिली धमकी। आतंकवाद के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ दी थी, जैसे आज हमने मीडिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद में हम लोग इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे, एक तो उस कांड से, दूसरा मीडिया के गैर जिम्मेदार रवैये से। हमने पूरे ऑर्कुट पे अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। शिशुपाल भाई को मेरे ख्याल से याद होगा, उस वक्त आप थे जब मैं बेंगलोर में था, और ये बाटला हाउस के टाइम पे, है ना? तो हमें बहुत सारी थ्रेटिंग कॉल्स आई थी, इसमें डिटेलिंग में क्या जाना। फिर बंदा पकड़ा भी गया था, आगरा के साइबर सेल थी उस वक्त पे, नोएडा में साइबर सेल नहीं था। नीलाभ भाई ने इसकी पुलिस में कंप्लेंट करवाई थी और हमने धमकी देने वाले को भी गिरफ्तार करवाया था। उसके लिए हम पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज नेक्स्ट पे आते हैं। 2008 में जब 26 नवंबर को मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, हमारे बीच में बहुत हमारे वीर साथी मुंबई से भी आए हुए हैं। वो दर्दनाक घटना हमेशा कोई भूल नहीं सकता। 26, 27, 28, 72 घंटे तक ये मौत का नंगा नाच मुंबई में चला था। उस वक्त पे 1 मिनट इसको स्टॉप करेंगे।
या आप इसको प्ले ही कर दो, फिर मैं इसकी डिटेलिंग बता देता हूँ। आप प्ले कर दो, हाँ, और उसका नीचे वाला वो भी मार दो अंडर की, ताकि वो लाइन आ जाए डाउन की, बस आवाज दे दीजिए। हाँ, पोज हो गया, पोज कीजिएगा। नवंबर को साथियों ये हमला हुआ था और 28 नवंबर की सुबह मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। एनडीटीवी में लगा के रखता था, आपको जान के ताज्जुब होगा क्योंकि एनडीटीवी मेरा उस वक्त क्लाइंट था। जैसे कि मैंने भारत निर्माण किया कांग्रेस के लिए, कांग्रेस मेरा क्लाइंट था, मेरा काम था करना, इसी तरह एनडीटीवी भी मेरा ही क्लाइंट था, मैकन एरिक्सन का, और इसको मैं पसंद भी करता था और इससे मैं नफरत भी करता था। सुबह सुबह मैंने एक चीज देखी, इसमें एंकर्स आके बोल रही थी मुंबई में हुए हमलों में शहीद हुए, जिंदगी सुलवाओ, ये मेरे से अच्छा बोलेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए और हर पल जुड़ रहे बहुत सारे लोग। 10 घंटे पहले हमने ये पहल शुरू की थी जिसमें हमने देश को मिलाने की बात की थी, तोड़ने की नहीं। आपकी साझेदारी देश के जज्बे को व्याप्त कर रही है। आप भी हमें SMS कर सकते हैं, पहले सलाम लिखिए और 56388 पर SMS भेजिए और श्रद्धांजलि और सम्मान के संदेश आप चलाए रखें। SMS आप लगातार सलाम लिखते हैं 56388 पर भेजते रहें। अच्छा, मैं आप पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप शायद वीडियो से समझ गए होंगे। 28 तारीख की सुबह पैसे बनाने का धंधा बेकसूर लोगों की लाशों के ऊपर। 10 बजे ये मोहतरमा आकर के टीवी पे बोलती हैं मुंबई हमलों में जो लोग मारे गए हैं बेकसूर, हमारी श्रद्धांजलि उनको है। आपकी टीवी स्क्रीन पे देखिए दाईं तरफ ये जो लो जल रही है, ये लो है श्रद्धांजलि की। आप भी उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 56388 जो भी नंबर था उस पर SMS कीजिए। बात आई गई हो गई, क्योंकि ऑफिस जाना था, देर हो रही थी, चले गया था मैं ऑफिस। शाम को जब वापस आया, फिर आते ही कमरे में 3 बटन ऑन होते थे, ऐसे हाथ जाता था, फैन का, लाइट का और टीवी का, तीनों एक साथ, 3 उंगलियां ठक करके लगती थी। वही मैडम फिर भी लगी हुई। मैंने कहा यार हम तो सुबह से काम करके थक गए, थकी नहीं है। और तब वो मैडम ये बोल रही थी 10 घंटे हो चुके हैं इस अभियान को शुरू किए हुए, अब तक हमसे जुड़ चुके हैं 1 लाख लोग। तो शुभम मंगला का दिमाग चला, 1 लाख लोग, 3 रुपए का SMS, 3 लाख नोट छाप लिया एनडीटीवी ने। अरे डूब के मर जाओ। वो बेकसूर लोग जो मुंबई में मारे गए आतंकी हमले में, तुम उनके ऊपर पैसे बना रहे हो। ये वीडियो वहीं पे शूट किया, इसकी क्वालिटी इसलिए इतनी पुअर थी। इस वीडियो के बाद में जो बाद में टेक्स्ट लिखा कि मैं चैलेंज करता हूं, ये वीडियो एनडीटीवी को जाने के बाद और मीडिया हाउसेस में जाने के बाद में एनडीटीवी ऐलान कर देगा कि ये सारे SMS के पैसे हम शहीदों को देंगे। 29 नवंबर को एनडीटीवी पे सुबह यह ऐलान हो गया कि SMS से आए हुए सारे पैसे मुंबई के शहीदों के परिवारों को दे देंगे। बड़ी बात यह नहीं है कि पैसे उनकी जेब में नहीं गए, वहां गए। बड़ी बात यह है कि इस चीज को पकड़ा और उनके मुंह पे तमाचा लगाया और मजबूर किया उनको कि वो पैसे वो शहीदों के परिवारों तक पहुंचाए। और उसके बाद में जहां तक मुझे याद आ रहा है, ना तो कोई ऐसी आतंकी घटना हुई है, और अगर हुई भी हो तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा पैसे बनाने का धंधा भी नहीं हुआ है। उस पर एक रोक लगी है, जो कि एक व्यक्तिगत रूप पे एक छोटे से इंसान का, एक भारत के आम नागरिक का एक प्रयास था। तो दोस्तों, हम अपने ग्रुप के साथ में कितने बड़े काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। उसी मुंबई हमले के दौरान 27 तारीख की रात को, अच्छा ये भी कहेंगे कि इनसे कोई मेरे पुराने कुंडली के कलेश होंगे एनडीटीवी के साथ में, ये भी थकते नहीं थे गंद मचाते हुए, मैं भी थकता नहीं था मेल करते हुए। 27 तारीख की रात को 1 बजे, मतलब 28 की सुबह 1 बजे स्टूडियो में थी सिक्ता जी, जो कि इनकी रिपोर्टर हैं एनडीटीवी की काफी सालों से, अब तो सीनियर पोस्ट पे आ गई होंगी। और इनके जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं मनोरंजन भारती जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं।
मनोरंजन भारती जी ने भाई 72 घंटे टेरर अटैक को कवर किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है कि मुश्किल नहीं है हम लोग के लिए, माइक पे बोलना बहुत आसान है, पर उस वक्त मौत के सामने कवर करना मुश्किल है। लेकिन रात को 1 बजे इतनी गैर जिम्मेदार हरकत सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी के लिए, वो भी क्लिपिंग हमारे पास अवेलेबल है। मनोरंजन भारती सिकता को बोलते हैं, देखिए सिकता, इस वक्त मैं खड़ा हूं एक वैन के पीछे, गोलियों की आवाज आप सुन पा रही होंगी, और अभी अभी हमारी बात हुई है कमरा नंबर 326 में, जो कि मिस्टर गुप्ता हैं। मिस्टर गुप्ता, मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूं, सिकता आप मेरी आवाज सुन रही हैं? कमरा नंबर 326 में उनका मोबाइल नंबर ये है। सारी दुनिया को मालूम है कि सारे टेररिस्ट लगातार अपने बाप के साथ पाकिस्तान में फोन पे लगे हुए थे, उनको एक एक पल की खबर आ रही थी, अरे भाई साहब गुप्ता जी ने क्या बिगाड़ा है आपका, क्यों मरवा रहे हो उनको? क्या टेररिस्ट वो न्यूज देख करके कमरा नंबर 326 में नहीं जाते? फोन पे बात हो रही है, क्या वो कमरा नंबर 326 में जाके गुप्ता जी की कनपटी बंदूक रख के कुछ भी डिमांड नहीं करते सरकार से? आप देश को कमजोर कर रहे हो, खून खोलता है भाइयों, अभी मेरे बाल खड़े हो रहे हैं। ये मीडिया है, इस तरह की हरकतें। वो मेल मैंने लिखी अगेन सारे मीडिया हाउसेस को, जितने भी हमारे जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, उसके अलावा आईएनबी मिनिस्ट्री को, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को लिखी थी। इसके पहले वाले स्लाइड पे आइएगा जतिन भाई। डियर प्रेस पीपल, दिस इज ब्रॉडकास्टिंग न्यूज एंडेड इन 5 minutes, somebody okay, next. I don't know how you treat my is regarding terror attack on movement on the night of 27th. Okay, ये वो चीज बयान करिए इसमें कि सारे चैनल्स है कि ब्लडी टीआरपी रेस के लिए भाग रहे हैं। ये सिर्फ टीआरपी का खेल नहीं है। आप मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर गुप्ता आगे आइए। इसमें जो लिखा था कि बीइंग अ ट्रू इंडियन आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट माई कंट्री, आई कुड हैव इग्नोर्ड दिस थिंग बट आई डिडंट, बिकॉज समडे somebody has to take an initiative to change the things। वो एक बच्चा, क्योंकि बच्चा बोलूंगा 7 साल पहले थोड़ा और जवान था, तो उस वक्त पे जो आग थी वो आग आज भी बरकरार है, और मैं चाहता हूं कि हम सब में वो आग आए। धर्म जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि देशभक्ति का कोई पैमाना नहीं होता, ना ही कोई तुलना होती। कभी नहीं कह सकते कि शुभम बड़ा देशभक्त है, जतिन छोटा देशभक्त है, या संजीव जी बड़े देशभक्त हैं, जीतू भाई छोटे हैं, हम सब देशभक्त हैं। बात क्या है, हमारे को सही दिशा में कदम उठाने की। भगवान ने हमें जो दिमाग दिया है, जो सीमित संसाधन दिया, उन संसाधनों से सही दिशा में प्रयास करने की। लिखी में कुछ नहीं पता था, कांग्रेस की सरकार थी, सबको पता उन्हें देश से कोई लगाव ही नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन चुप होकर बैठना कबूल नहीं था। एक कोशिश की आईएनबी मिनिस्ट्री को भेजी थी, ये मेल मैंने वापस ये तारीख क्या थी इस मेल को भेजने की, 28 की बात है ना, शायद 28 को ही भेजी थी। रात को कांड हुआ था और 28 को ही सुबह उठते ही, मतलब रात को 1 बजे ये चीज चली, और पूरी रात सोया नहीं, बैठ के मेल ड्राफ्ट करी, वीडियो अटैच किया, सब लोगों को भेजा आईएनबी मिनिस्ट्री को। और आज मेरे को बहुत ज्यादा फक्र है ये बोलने में, 28 नवंबर 2008 को भेजी हुई मेल 6.5 साल के बाद रंग लेके आई है। मोदी सरकार में लाइव टेरर अटैक पे प्रतिबंध लगाया। भगवान ना करे हमारे देश में कभी कोई दोबारा ऐसा हमला हो। तो अब अरुण जेटली जी, जो कि हमारे आईएनबी मिनिस्टर हैं, और आदरणीय मोदी जी हमारे पीएम, जिनके लिए हम सब ने निस्वार्थ भाव से काम किया है, क्योंकि देश की दशा बदलनी थी, सरकार बदलनी थी, 6.5 साल के बाद 23 मार्च को, और उसमें भी हवाला दिया है मुंबई कांड का। ये मुंबई कांड के समय में मीडिया ने गैर जिम्मेदार हरकतें करी हैं। आप लोकेशन बता रहे हो, दिल्ली से 8 हेलीकॉप्टर चल चुके हैं, 8 में 6 की टीम है, 48 कमांडो आ रहे हैं। देखिए गड़गड़ाहट, सिकता आप सुन रही है ना, नरीमन पॉइंट पे हेलीकॉप्टर आ गए। अरे पागल हो क्या यार तुम, वो अंदर से गोली मारेंगे, हेलीकॉप्टर 6 जवान शहीद होंगे हमारे। शर्म नाम की चीज नहीं है इनके पास। दोस्तों अभी सरकार को 1 साल भी नहीं हुआ है। मैं इंडिविजुअली, जो मेरी सोच है, मैं सिर्फ अपनी बोल सकता हूं, शायद आप लोग मेरे से सहमत होंगे। मैं 2 रुपए किलो महंगे आलू खा सकता हूं, मैं 2 रुपए किलो महंगे टमाटर खा सकता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरे देश के गुप्ता जी की जान, मेरे लिए मेरे देश के जवानों की जान बहुत ज्यादा कीमती है। हालांकि महंगाई भी रुकेगी, महंगाई भी थमेगी, हर चीज पे काम होगा जिसके लिए हमने सरकार को वोट दिया है। लेकिन ये मीडिया वाले क्या करते हैं, कहां थमी महंगाई? अरे कोई एनएसजी कमांडो तो नहीं मरवाया मोदी जी ने? तुम लोग क्या कर रहे हो? कभी अपने गिरबान में झांक के देखा है मीडिया ने? और कमाल की बात है शुभम भाई, इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी उपलब्धि क्योंकि मीडिया के विरुद्ध थी, तो किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और लोग हमें अगर कहते हैं कि हम मोदी भक्त हैं, तो आई एम प्राउड टू बी अ मोदी भक्त।
जो काम पिछले 7 साल में नहीं हो पाया, वो काम मोदी जी ने करके दिखाया है। मुझे गर्व है मेरी सरकार, चुनी सरकार के ऊपर, मुझे गर्व है मोदी जी के ऊपर। 6.5 साल के बाद दोस्तों ये खुशी मिली, मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया। यह हम सब के लिए फख्र की बात है और कोई एक मेल के उस पे नहीं हो सकता। अगर कोई भी दुनिया में ये बोलता है मैं नहीं कि किसी कमरे से बेंगलोर से किसी शुभम नाम के आदमी ने मेल भेजी तो मोदी से कनेक्शन लिया, बकवास है। हो सकता है लाखों लोगों ने मेल से करी हो, लेकिन बात क्या है, देशभक्त की आवाज एक देशभक्त ने सुनी, देशभक्त की आवाज एक देशभक्त सरकार ने चुनी। हमारे को कम से कम 10 साल 15 साल इस सरकार को देने हैं। जब हमारी ग्रुप की मीटिंग की तारीखें तय हो रही थी, मुझे अच्छे से याद है, राज भाई ने 3 तारीखें ग्रुप में डाली थी, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। हम सब लोगों ने 19 अप्रैल चुना। आज उसका कारण बताता हूं। मैं कई बार ग्रुप में बोलता हूं सही समय आने पे खुलासा करूंगा, और आप लोग में से कई मेरे से पूछते ही, मैं निजी में पूछते हैं भाई साहब का सही समय आएगा कब, तो आज खुलासा करता हूं 19 अप्रैल का। ये 2019 की तैयारी है। ये 19 तारीख अगले 4 साल तक हमें 2019 की याद दिलाएगी। जब चुनाव की तारीखें आएंगी तब आएंगी, जब टिकट बटेंगे तब बटेंगे, लेकिन हमारे को कोई एमपी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, फिर से मोदी जी को लेके आना है। इसलिए हमने ना 12 तारीख करी ना 26 तारीख करी, 19 तारीख 2019। इस 19 से हमें याद रहने वाला है। अगली उस पर आते हैं। ये लेटेस्ट कांड, इसके लिए मैं सबसे पहले श्रवण भाई का आभार करता हूं। मेरा फोन फॉर्मेट हुआ था और मेरे से कुछ इसके स्क्रीनशॉट चले गए थे, वो स्क्रीनशॉट मेरे को श्रवण भाई ने उपलब्ध कराए हैं। 15 जनवरी 2015 को रात को 7:50 पे, 7:45 बजे एबीपी के वेब पोर्टल पे, हालांकि एबीपी का वेब पोर्टल अगर कोई भाई देखे तो वो किसी पोर्न साइट से कम नहीं है, उसके अंदर मतलब वो देखने लायक ही नहीं है सारा। इसे तो अतिशयोक्ति से भी ऊपर वाली अतिशयोक्ति है। खैर 15 जनवरी को इन्होंने एक पोस्ट लिखी जिसमें ये बोलते हैं गुरमीत और देवीना के लिए। गुरमीत और देवीना एक रामायण सीरियल में इन्होंने राम जी और सीता जी का रोल प्ले किया था, और ये किसी फिल्म में आने वाले थे जिसमें कि जो इसकी वाइफ है देवीना, वो किसी और के साथ में स्टारकास्ट कर रही थी। आपने इस चीज को इतनी मिर्च मसाला लगा के ये नहीं बोले कि हस्बैंड के सामने वाइफ किसी और से रोमांस कर रही है या देवीना किसी और के सामने रोमांस कर रही है। क्या लिखते हो, सीता रोमांसिंग विद समवन एल्स इन फ्रंट ऑफ हर राम। डूब के मर जाओ। लानत है इनके ऊपर, लानत है। इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम हम बोलते हैं भाई हैं, भाई की तरह रहते हैं, हमें किसी धर्म से कोई नफरत नहीं है। लेकिन आज इस छत के नीचे मैं चैलेंज करता हूं, ये पोस्ट जिसने भी लिखी है वो लिख के दिखाए आयशा बीवी मोहम्मद के सामने किसी और से रोमांस कर रही है। शुभम भाई ये पोस्ट लिखी थी रामाकृष्ण लक्ष्मण ने, रामाकृष्णन लक्ष्मण ने लिखी थी ये पोस्ट। हाँ अभी आएगा उस पे। वो लिख के दिखाए कि मरियम जीसस के सामने किसी और से रोमांस कर रही है। हम नहीं बोलते, वो हमारे भाई हैं, उनका अपना धर्म है, मजहब है, उसको फॉलो कर रहे हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है कि आप ये बोल रहे हो कि सीता राम के सामने, लानत है। लेकिन फिर से वही बात, इसको लेकर के हमारे ग्रुप में बहुत आक्रोश हुआ था एकदम से, और बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आक्रोश करने वाली चीज थी, हम सबके खून खोल गए थे। आज मीडिया को मालूम पड़ेगा साइबर सिपाहियों की ताकत। 16 जनवरी 2015 को 24 घंटे के अंदर अंदर जिसने यह पोस्ट लिखी, आइए, जो हमने बोला कि हमारे कॉन्टैक्ट्स चैनल्स में पहुंच चुके हैं, एबीपी वालों सावधान, ये हमारे कॉन्टैक्ट हैं। इनका नाम मैंने छुपा के आर भाई कर दिया है, इनका पूरा नाम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उनकी नौकरी पे बात आएगी। उन्होंने ये कॉन्टैक्ट दिया रात को, दिन में इनको 13:47 पे कुछ और भी चर्चा ऊपर हुई थी, फिर उन्होंने बोला कि शुभम भाई पोस्ट कौन सी है, ये पोस्ट उनको भेजी। 20:10 पे इनको फिर रिमाइंड कराया कि मेरे को वो नंबर दो, किसने लिखा है। रात को 23:53 पे वो कॉन्टैक्ट आया, और उसके बाद शुक्रिया अदा जो भी कुछ था, इनसे मेरी और भी बात हुई। लेकिन ये स्क्रीनशॉट ये बता रहा है कि हम इतने सक्षम हो चुके हैं, जो हमने अच्छे नोट मार्केट में फैलाए हैं, कि हमें यह मालूम है कौन से चैनल में कौन सा आदमी कितनी नीच और कैसी घिनौनी हरकत कर रहा है। हम मीडिया से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक का, वापस इस स्लाइड पे आते हैं, जो जतिन भाई और नेहा जी ने बहुत मेहनत से बनाया था, कि थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि एक अकेला लड़का एक छोटे से कमरे में दिल्ली से 2-2.5 हज़ार किलोमीटर बेंगलोर से बैठ करके एक लड़ाई लड़ रहा है, और उसके
परिणाम भी मिल रहे हैं, चाहे देर से बेर कभी भी मिल रहे हैं, या अभी तक की वो अचीवमेंट्स या अभी तक के काम थे जो एक इंडिविजुअल के हाथों से हुए हैं सिर्फ देशभक्ति के भाव में। अब आगे आगे मीडिया के सारे जितने घिनौने चेहरे हैं जो हम सब तो परिचित हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रेजेंटेशन हमारे को वीडियो फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे। जतिन जी के साथ मैं स्टूडियो जाऊंगा और इस पूरी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को एक वीडियो प्रेजेंटेशन का रूप देंगे। ये हम सबके मोबाइल में रहेगी। हम इसको गांव-गांव में, देहात में, अपने शहरों में, मोहल्ले में, पड़ोस में लेकर के जाएंगे और आम नागरिक को दिखाएंगे, आम आदमी को दिखाएंगे कि ये है हिंदुस्तानी मीडिया, ये है इनकी हरकतें। और मीडिया के घिनौने जो चेहरे हैं, जतिन भाई हम आगे आते हैं, इसका बेशक आप बताते चलिए या मैं बोलता हूं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। ओके, जैसे कि अभी एबीपी न्यूज ने फिर से वो किया था, अमेरिका में मंदिर के बाहर लिखा हुआ था गेट आउट, और वो मैं तो पहले जनरल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ गाजियाबाद की जमीन से पीछे ही पोलिंग सेंटर था, मैं वहीं वोट दे के आया था, 4.5 लाख वोट से हमने जिताया था। लेकिन जिस दिन हमने जिताया था 4.5 लाख वोटों से जनरल वीके सिंह साहब को, मुझे तब कहीं अंदाजा नहीं था कि वो इतना सुंदर शब्द दे देंगे। इस प्रेजेंटेशन में नेहा जी का बहुत योगदान रहा, लेकिन क्योंकि वो बड़ी एक नारी शरीर में जन्म लेने के कारण वैसी एक सौम्य होती है, और जतिन भाई हमारे बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन इनको ये सामने एक दुविधा थी कि क्या शब्द लिखें, बड़वा लिखें, दलाल लिखें, दल्ला लिखें, पेड मीडिया लिखें। भाई साहब वीके सिंह साहब ने जिस दिन प्रेस्टिट्यूट बोला, इस पूरी प्रेजेंटेशन में प्रेस्टिट्यूट वर्ड लगा दिया। इस प्रेजेंटेशन का जितना श्रेय नेहा जी का है, जतिन भाई का है, उतना श्रेय वीके सिंह साहब को भी देते हैं। तो एबीपी न्यूज ने चलाया, मंदिर के बाहर लिखा गेट आउट मुस्लिम्स, और इसके बाद में कोई माफीनामा नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या कर रहे हो यार, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हो, देश में दंगे कराने तुम्हारे को। ये जीतू भाई क्या चीज है, ये देश में दंगे कराने की साजिश नहीं है क्या? ये कबूल है हमारे समाज को, ये स्वीकार करेंगे हम लोग? इस मैटर के ऊपर दो वकील हमारे साथ में भी उपस्थित हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजद्रोह का मुकदमा इसके अंदर पूरा मुकदमा बन रहा है। राजद्रोह का मुकदमा, दंगे फसाद का मुकदमा इसी में आगे आएगी, हम करेंगे इनके ऊपर। मैं आपको बताऊंगा, जतिन भाई ने एक रात को बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है, इसके अंदर आगे चलते रहिए, आप लोग नाम भी लिखते रहिएगा। ये जितने लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीजें करी हैं, इनके नाम हमें मिल चुके हैं, और अब हम इनको ये नहीं बोलेंगे मीडिया पे बैन लगाओ, मीडिया पे प्रतिबंध लगाओ, नहीं, क्योंकि मोदी जी अगर किसी मीडिया को कुछ बोलेंगे तो क्या होगा? ओहो तानाशाह आ गया, प्रेस की आजादी खत्म कर रहा है, तानाशाह आ गया। वो नहीं कर सकते, साइबर सिपाही करेगा। हम सरकार पे दबाव डालेंगे, हम PIL फाइल करेंगे, हम सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, 50,000 लोगों के साइन कराएंगे, 1 लाख लोगों के साइन कराएंगे कि इन सारे रिपोर्टर्स को देशद्रोही करार देके इन पे मुकदमा चलाओ, इनको सबको जेल के अंदर डालो। यहां से शुद्धिकरण होगा, गले सड़े नोट खत्म होंगे, हमारे अच्छे नोट जाएंगे। अगले उस पे आते हैं, TRP के लिए फिर से वही हिंदू धर्म का मखौल उड़ाते हुए, हिम्मत है लिखो ना आयशा बी के लिए, फातिमा बी के लिए, मोहम्मद साहब के लिए, लिखो मरियम के लिए, जीसस के लिए। ये क्या लिखते हो तुम? कुंती, भगवान श्री राम, कृष्ण। ये इस तरह से देश चलता है, इस तरह तुम मजाक उड़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि कोई इनके अंदर की बम बंदूक नहीं लेके जाने वाला, कोई इनको कत्ल नहीं करने वाला। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मेरे कहने पे आज की रात 19 अप्रैल 2015 को एक पोस्ट लिख दो, आज तक वालों, एबीपी वालों, एक पोस्ट लिख दो 20 की। सुबह आप देखते हो नहीं देखते हो, आपके परिवार से हम पूछ लेंगे, जिस चैनल में आप काम कर रहे हो उसी में आपकी फोटो छपी हुई हम देख लेंगे। लिखो तो सही। दोस्तों ये बताइए, आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया का काम क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि मीडिया का काम है क्या? मीडिया का काम है जो रिपोर्ट, जो घटना जैसी हुई है उस घटना को उसी तरह से बताना। अब आप मुझे ये बताइए, ये यहाँ लिखा हुआ है कि क्या है इस दावे की वजह कि सूर्य ने कुंती के साथ बलात्कार किया। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी घटना हुई जब उसको रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई आज तक को? यहाँ पर क्या ये घटना आज की है जो उसको यहाँ पर रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है? यहाँ लिखा हुआ है, महाभारत की युद्ध के बाद दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण उनकी पटरानी को, ये मैं बोल भी नहीं सकता क्या लिखा है। तो क्या ये घटना आज की है जिसको रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है इन लोगों को? ऐसी क्या आग लग पड़ी थी, ऐसी क्या जरूरत होती थी कि ये सब गंदा सब लिखना, क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदू आर सॉफ्ट टारगेट। आप कुछ भी बोलिए हिंदू धर्म के बारे में, हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो बस कुछ भी लिखे जाए पढ़े जाए, हम सब लोग आपस में इसको, इन्होंने पहले माहौल तय किया हुआ है, इन्होंने हमारे सेकुलर लोग हैं वो इसकी अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, वो उसकी तह में जाएंगे और उस चीज को सत्य भी मान लेंगे। इन्होंने माहौल पहले ऐसे तय कर दिया ना, शिवसेना, बजरंग दल, VHP कि ये तो सारे के सारे गुंडे, अभी आपने बोला, इसके बाद आवाज कौन उठाएगा? ये लोग उठाएंगे, लेकिन नहीं,
अब आम आदमी आवाज उठाएगा। हम आम नागरिक हैं देश के, हमारा धर्म है यार, हमें बचाना है। हमें मीडिया को अपमानित नहीं करना, ना मीडिया को मारना है। बम बंदूक लेके जाना बहुत आसान रास्ता है, कभी भी चल पड़ेंगे, सारे चलेंगे, लेकिन वो जय श्री राम, वो बहुत आसान रास्ता है, कुछ नहीं लगना उसमें। भगत सिंह जी 21 साल में 22 साल में फांसी के फंदे चूम गए यार। हमने तो जिंदगी देख ली, जिंदगी चख ली, हमने तो जिंदगी चख ली। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जीतू भाई का आशीर्वाद लेके निकल पड़ेंगे सारे। यही तो है, कुछ ओखला में है, कुछ इधर है, बाकी मुंबई में नरीमन पॉइंट में है, वो सारे मार्क किए हुए हैं, निकल लेंगे किसी भी दिन। पर बहुत आसान रास्ता है कि देश तो चलाना ही है ना, और देश चलाने के लिए मीडिया भी चाहिए। हमें इनको सुधारना है और हम सुधार के मानेंगे। 75% तो हिंदूज ने लाइक किए होंगे। यस, ये हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और ये मीडिया ने जो क्रिएट किया है, एकदम सही बोल रहे हो आप। कभी भी हमको निकलना है तो हमको तैयार रहना पड़ेगा अब इस चीज के लिए। ये देखिए जी, एबीपी आज तक के बाद एनडीटीवी क्यों पीछे रहे? ये भी बहुत बड़ा चैनल है देश का, होड़ लगी हुई है। इनका रिपोर्ट करने का स्टाइल देखिए। एलिज्ड इंडियन मुजाहिदीन मेंबर अफजल उस्मानी गोस मिसिंग फ्रॉम मुंबई कोर्ट। लाल निशान में अंकित किया हुआ शब्द देखिए, एलिज्ड, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे उसको? आरोपी, संदिग्ध, संदिग्ध। क्या बात है संजय भाई, संदिग्ध, संदिग्ध। और नीचे देखिए, बीजेपी एमएलए सुरेश रैना अरेस्टेड फॉर हिज रोल इन द मुजफ्फरनगर राइट्स। मतलब एक को आपने घोषित कर दिया और जो आतंकवादी कोर्ट से फरार हो गया उसको अभी भी बोल रहे आरोपी और संदिग्ध। ये ओपिनियन अपनी तरफ से फैसला दे दिया। शेम। ये चीजें हमें गांव गांव में लेकर के जानी है और लोगों को दिखाना है कि मीडिया से सिर्फ उतना लो जितनी जरूरत है। होटल में जाते हैं, खाना आता है, अपना पेट तो अपना होता है ना, उतना खाओ जितनी भूख है। मीडिया को भी ऐसे समझो कि खाना परोसने वाला एक होटल है, जितनी भूख है उतना खा लो, बेकार का सब छोड़ दो। ये चीज हमारे को गांव गांव में लेके जानी है और जिस दिन हमने ये काम कर दिया, हमने ये लड़ाई जीत ली। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। 26 जुलाई 2008 की शाम को हिंदुस्तान के हर एक मीडिया हाउस को शाम को 6:01 पे एक ईमेल गई थी। तारीख फिर से बोलता हूं, 26 जुलाई 2008 को शाम को 6:01 पे हिंदुस्तान के हर एक मीडिया हाउस को यह मेल गई थी। अल अरबी का दस्तखत था इस मेल में, इंडियन मुजाहिदीन की यह मेल थी। बहुत लंबी मेल है, 14 पन्नों की। अगेन हमारे सोर्सेज से हमें मिली है। आप अलग से चाहेंगे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन बात क्या है, साध्वी प्राची जी कुछ बोल दे, आप 2 दिन तक एपिसोड चलाओगे। योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोल दे, आप 2 दिन तक एपिसोड चलाओगे। और इस मेल का एक एक अक्षर अगर आपने पढ़ लिया तो पता नहीं क्या होगा देश में। कोई माई का लाल चैनल ऐसा था जिसने मेल देश के सामने रखी। आप में से किसी को याद आ रहा है इंडियन मुजाहिदीन की मेल कभी पब्लिक हुई हो, कभी देश के सामने आई हो? और ये हर मीडिया हाउस के पास है। अहमदाबाद ब्लास्ट से 2 मिनट पहले 6:03 पे या 5 मिनट पे पहला धमाका हुआ था। शाम को 6:05 पे 26 जुलाई को अहमदाबाद का पहला बम फटा था। सिलसिलेवार जो बम सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उससे पहले जयपुर में हुए थे, तब भी एक मेल गई थी 6:01। सब मेल सर्वर के अंदर ये मेल आज भी पड़ी हुई है। क्यों नहीं दिखाते देश को? हम दिखाएंगे। मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हम देश में शांति चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम दंगे भी नहीं चाहते हैं। इसके वैसे यहाँ पे स्क्रीन पे जो स्क्रीनशॉट है वो आप उसको पढ़ सकते हो। बहुत वाहियात लिखा हुआ है। ये आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, आपको वीडियो भी मिल जाएगा इसका। ये देश के कुछ नामी पत्रकार तथा कथित जिनको राज्यसभा में सीटें चाहिए, जिनको बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां चाहिए, बंगले चाहिए, एक तरफ राहुल गांधी की स्पीच के ऊपर अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, अपना ट्वीट लिख रहे हैं, एक तरफ मोदी जी की स्पीच भी लिख रहे हैं। इसमें मेरे कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। 3 ट्वीट्स यहाँ हैं, 3 ट्वीट्स वहाँ हैं। ऊपर से नीचे ना पढ़ के बाएं से दाएं पढ़ लें, सब आपके सामने नंगा हो जाएगा।
रिपोर्टर्स वो रिपोर्टर्स हैं दोस्तों, फिर से प्रमाण के साथ बोलूंगा, वीडियो सबूत के साथ बोलूंगा, 2009 के इलेक्शन का दिन वोटिंग चल रही थी और इनमें से एक, नाम नहीं लूंगा, 3 ही है, अगर तीनों तक की मेरी बात पहुंचेगी तो समझ जाएगी कौन सी थी। प्रियंका गांधी, हालांकि प्रियंका वाड्रा होनी चाहिए पर इन्होंने उसको गांधी कर दिया, वो भी मीडिया की चालें हैं। प्रियंका वाड्रा के यहां जाकर के लाइव वहां पे इंटरव्यू ले रही हैं और क्या बोल रही हैं, अरे रे देखो प्रियंका की साड़ी सीधे पल्ले की, बिल्कुल इंदिरा जी की तरह साड़ी पहनती है, ये इंदिरा जी बनेंगी अगली देश की, इनमें इंदिरा गांधी दिखाई देती है, जैसी दादी वैसी पोती। अरे अरे प्रियंका के बाल देखो, बाल देखो, ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी, जरा साइड एंगल लेके आए। अरे देश प्रियंका की जुल्फों से चलेगा क्या? प्रियंका की साड़ी से देश चलेगा? अरे क्या कर रहे हो यार? आप मीडिया, इतने बड़े मीडिया हाउस के आप इतने सीनियर रिपोर्टर हो और आप इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन प्रियंका की साड़ी, प्रियंका का ब्लाउज, प्रियंका की जुल्फे, वहां देश चलाओगे? दोस्तों इन सबको विधानसभा में टिकटें चाहिए, राज्यसभा में टिकटें चाहिए, गाड़ियां चाहिए, बंगले चाहिए, हमें इनसे वापस खींच लेना है और हम खींच लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नहीं, वो फीमेल रिपोर्टर थी इसके अंदर नहीं गई, मेल होता शायद जाता। क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी। ये भारतीय सेना को गाली देता है एक और प्रेस्टिट्यूट। पहले जतिन भाई ने दल्ला लिखा था, लेकिन अगेन वीके सिंह साहब ने इतना अच्छा शब्द दिया तो हमने दल्ला वर्ड हटा करके प्रेस्टिट्यूट लिखा। शाहनवाज मलिक टीवी 18 नेटवर्क 18 में काम करता है, जो लिखता है, जिस सेना का पेशा ही हत्या और बलात्कार करना है, मोदी की नजर में वो ध्रुव तारा है। शेम, ये हमारी सेना को गाली दे रहा है। शेम, जिस सेना का पेशा ही हत्या और बलात्कार करना है, मोदी की नजर में वो सेना ध्रुव तारा है। जब मोदी जी अपना जन्मदिन छोड़ करके कश्मीर गए थे, ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को पहली बार मिला, अपना जन्मदिन छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के सेना के बीच में जाए, उनका मनोबल बढ़ाए। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर ये चीज बोली है। यही चीज, अब यही जागरूकता हमें जगह जगह पहुंचानी है मनोज भाई। ऐसे ही बात से बात निकलेगी, आप कहीं कुछ बोलोगे, सामने से लोग ऐसे ही आएंगे कि हाँ मनोज भाई आप सही कह रहे हो, हाँ रूपेश भाई आप सही कह रहे हो, हाँ सुशांत भाई आप सही कह रहे हो। हमें लोगों से ये चीज निकलवानी है, जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो, मीडिया सारी की सारी झूठी है, दोगली है, हमें उस पर एतबार ही नहीं है। वही होटल में 2 रोटी खानी है, पेट भर गया, जय श्री राम, उसके बाद में छोड़ दो, कचरा नहीं लेना। ये क्या बोलते हैं? अरे आपको मोदी को कोसना है, कोसो ना यार, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। मोदी जी की एक चीज जो मुझे पसंद है, वो क्या बोलते हैं, मेरी तरफ आने वाले पत्थर को मैं सीढ़ी बना लेता हूं और उस पर आगे बढ़ता हूं। 2002 के बाद से 12 साल तक कितना टॉर्चर नहीं हुआ मोदी जी के ऊपर, क्या क्या नहीं सहा उन्होंने। आप कोसो मोदी जी को, आप भी उस लाइन में आ जाओ, आप भी ले लो राज्यसभा की टिकटें। लेकिन ये क्या बोल रहे हो कि जिस सेना का पेशा ही हत्या और बलात्कार है, मोदी की नजर में वो ध्रुव तारा है। अब भारतीय सेना को गाली दे रहे हो, इतने नीचे गिर जाओगे मोदी विरोध में, बहुत शर्मनाक है। लेकिन कोई बात, अच्छे नोट पहुंचेंगे, टीवी 18 में भी जाएंगे। आपके जो सवाल मन में उभर रहे हैं वो बहुत वाजिब सवाल है और इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करने के लिए हमने आज के दिन मुकर्रर आज किया है। ये सेमिनार इन्हीं सवालों के लिए थी। ये सारे सवाल जो आपके जहन में आया, हमारे जहन में आ चुके, हमने खुद लिखे हुए सवाल। हमें पता है कोई भी आदमी सबसे पहले पूछेगा अब आगे क्या, हम क्या करें। बस थोड़ी सी गुजारिश है मनोज भाई, ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, अपना सवाल प्लीज नोट कीजिए, उसके बाद ये सारे हमें करना है और हम करेंगे, हम ही करेंगे। ऐसा दिन आएगा हिंदुस्तान में, लोग ये कहेंगे कि ये सिर्फ काम कर सकते हैं तो साइबर सिपाही कर सकते हैं, वरना कोई नहीं कर सकता है। हम करेंगे, हम बैठ करके आज सारा मंथन करेंगे। मीटिंग लेट चलेगी, लेट चलाएंगे। जिन जिन भाइयों की शाम की ट्रेन की टिकट्स है, फ्लाइट्स हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, उनको जाना होगा, वो निकलेंगे। लेकिन जितने लोग रुक पाएंगे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉन्क्रीट इसका रोड मैप बनाएंगे कि हमें अब आगे करना क्या है और कैसे। नेक्स्ट पे आते हैं। दिल्ली में एक क्रिश्चियन स्कूल में चोरी हुई थी, ये बहुत ताजा उदाहरण है, अभी रिसेंट घटना थी। चोरी हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते कि सब शुरू हो गए। आप बोलेंगे इसके बारे में जतिन भाई, मैं ही बोलूं?
सबसे पहले दिल्ली के अंधेरे में जीते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अंधेरे में इसलिए कि सबको मालूम है कि वो ध्रुवीकरण एक तरफ का हुआ कि ये था कि बस मोदी रोको, कैसे भी करके बीजेपी रोको। सारे के सारे जंगल में एक शेर के आने को रोकने के लिए सारे छोटे मोटे जानवर एक हो गए और शेर का रास्ता रोक दिया। तो वो चीज थी। इन्होंने आई स्ट्रांगली, आप ये सारे ट्वीट्स पढ़ लीजिएगा, ये भी हम अवेलेबल करा देंगे। जितने में थोड़ा फास्ट में आगे बढ़ते हैं। इसमें देखने वाली बात क्या, कैसे कैसे लोग, बरखा दत्त, इनके ट्वीट्स पढ़ते रहिए। कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, नहीं अभी तक कुछ हुआ, कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ, कहीं किसी ने इसके बारे में बोला नहीं कि क्या घटना थी। इन्होंने सीधे सीधे इसको आरएसएस, बीजेपी, मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार जब से आई है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ईसाइयों पे जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, चर्च में तोड़फोड़ कर दी। नेक्स्ट पे आते हैं। ये सोनिया फिलारियो ये बोलती है हाँ, माइनॉरिटीज की एजुकेशन तक अब सेफ नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। लेकिन डाउन की दबाइए। लेकिन जब स्कूल की प्रिंसिपल का बयान आया कि नहीं था हिंदू हमला, ये थी चोरी की मामूली घटना, शेम, किसी ने माफी नहीं मांगी। आप तो आए और आके एक दिन में अपना काम करके चले गए। बीजेपी को गाली दे दी, आरएसएस को गाली दे दी, वीएचपी को गाली दे दी, बजरंग दल को गाली दे दी, हिंदू संगठनों को गाली दे दी, माइनॉरिटीज को असुरक्षित घोषित कर दिया कि इस देश में बहुत बड़ा संकट है, ईसाइयों पे बहुत बड़ा संकट है, मुसलमानों पे। और वो प्रिंसिपल खुद कह रही है कि भाई साहब यहाँ तो चोरी हुई थी, 2-4 हजार का सामान ही चुराया गया था। पूरा का पूरा डिटेल है इसमें। एक अच्छे जर्नलिस्ट भी है हमारे पास में, आदित्य राज कोल जी ने इसके लिए बोला, द सो कॉल्ड अटैक ऑन होली चाइल्ड ऑक्सिम स्कूल इन दिल्ली इज एक्चुअली अ केस ऑफ थेफ्ट। 8,000 स्टोलन, 8,000 रुपए मात्र चोरी हुए थे। ना कोई स्कूल में हमला हुआ, ना किसी को मारा, ना किसी को पीटा। 8,000 रुपए गले में से निकले थे। उसके लिए तुमने सारे हिंदुओं को बदनाम कर दिया, देश के 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दे दी 1 मिनट के अंदर। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कोई ऐसी हमारे को डिटेल्स नहीं मिली है। ये ट्वीट आदित्य राज कोल जी ने किया था, कोई कम्युनल एक्ट उसमें नहीं था। दंगे होते हैं, अभी हमारे भाई ने जिक्र किया था दंगों का, मुजफ्फरनगर के दंगों का, शायद श्रवण भाई ने जिक्र किया था, अभी वॉशरूम होंगे वो, कि किसी भी दंगे में आप गौर कीजिए मीडिया की बारीकियां, चाहे वो हमारे टीवी न्यूज चैनल हो, चाहे वो हिंदी अखबार हो, चाहे वो इंग्लिश अखबार हो। ये नीमच की घटना है। हमने बहुत सारे अखबारों की कतरनें संभाल के रखी हैं, वेब पोर्टल्स को सबको लिंक संभाल के रखे हैं। और ये भी हमारे को पोस्ट में शायद मुरली भाई ने ही भेजा था, मुरली भाई के उससे हमने इसको पूरा वो निकाला। इसके लिए पहले तो मुरली भाई का धन्यवाद। हमने ये दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, आप कहीं पर भी एक शब्द नहीं देखोगे मुस्लिम। एक तथा कथित जमात ने या एक क्या बोलते हैं, एक धर्म विशेष ने, सो कॉल्ड धर्म विशेष ने दूसरे समुदाय पे हमला किया। और जैसे ही आपका कहीं वो होता है, कहीं हिंदू नाम नहीं होता है, आप क्या बोलते हो, स्कूल में चोरी हिंदुओं ने करी, वीएचपी ने करी, आरएसएस ने करी। अरे भाई कैसे करी, क्या सबूत है तुम्हारे पास में? हम इन सब पे लीगल कार्रवाई करने की मांग करेंगे, इन सबको देशद्रोही घोषित करने की मांग करेंगे सरकार से। सरकार हमने बनाई है, हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, देशभक्तों की सरकार है। कुछ चीजें जो उन्होंने वादा किया था, कुछ चीजों के वादे मोदी जी ने नहीं किए थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। हम उनसे अपील करेंगे, हमारा खून खोलता है कि आपको इन चीजों पे रोक लगानी होगी। आप अफरंट नहीं आ सकते हो, हम पीछे खड़े हैं। हम देश में ऐसा माहौल बनाएंगे जब लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग एक चिट्ठी को साइन करेंगे, खून से साइन करेंगे कि बैन लगाओ इनके ऊपर, तो भाइयों बैन लगेगा। इनसे ही मारेंगे बहुत को। इसी तरह से बहुत सारी स्लाइड्स हैं। द हिंदू देखें, इंडियन एक्सप्रेस देंगे, शेखर गुप्ता देखो, प्रवीण स्वामी तो बोट को बोलाया कि जी ये बोट हमने उड़ाई थी। और पाकिस्तान के चैनल पे अगला वीडियो शायद प्रवीण स्वामी का भी मैंने रखा हुआ, आपको दिखाऊंगा। इंडिया चैनल पे तो बोला ही बोला, पाकिस्तान के मीडिया में जाके भौंका आया कि जी हमारी सरकार झूठ बोल रही है। नन का रेप अभी किसी भाई ने जिक्र किया था, शायद मुरली भाई ने किया था आगे ना, मुरली भाई ने अभी अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि ऐसे 72 साल की नन का रेप हुआ। अब इसमें देखिए बारीकी से देखना, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है 16 मार्च की रात को 2:46 पे, 2:45 बजे रात को, कि नन का रेप हुआ है। ऐसे पश्चिम बंगाल में, या डिटेलिंग नहीं है, या आसाम में हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2:45 बजे ये पोस्ट लिखी। बीजेपी को, वीएचपी को, आरएसएस को, बजरंग दल को, हिंदूवादियों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। 17 तारीख की सुबह
जब पता चला कि वो आरोपी बांग्लादेशी है, हिंदू नहीं है, मुसलमान है, 16 तारीख की रात को 2:45 बजे पोस्ट करी थी, 17 तारीख की दोपहर में 3:43 पे उसको एडिट कर दिया बिना किसी माफी के। उसके बाद कोई भी क्लिक करेगा, ना बीजेपी का नाम है ना वीएचपी का नाम है। हम तो जागरूक साइबर सिपाही हैं, स्क्रीनशॉट्स रखते हैं, सारी चीजें हैं। ये चीजें हमें आम लोगों को दिखानी है कि वेबसाइट्स पे, वेब पोर्टल पे मीडिया किस तरह से अपनी जो कहते हैं ना कि मंशा है उसको थोप रही है देश के ऊपर कि हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदू संगठनों को बदनाम करो। रात के अंधेरे में 2:45 बजे कुछ भी लिख दिया, दिन के उजाले में जब आरोपी पकड़ा गया तो बस एडिट कर दिया उसको, माफी तक नहीं मांगी। डबल स्टैंडर्ड्स, यस। तो इन सब चीज ये हम लोग अवेयर हैं। देखो ना, हम सारे एकदम बोले क्योंकि हमें अवेयरनेस है, हमें ये चीजें आम लोगों तक पहुंचानी है जो अपनी रोजी रोटी में फंसे हुए हैं, जो बेचारे जी ही सिर्फ अखबार के सहारे रहे हैं, जो जी ही टीवी मीडिया के सहारे रहे हैं। अगर वो सारे दिन ये झूठ सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि ये लोग बुरे लोग हैं, वीएचपी बुरा है, बीजेपी बुरी है, हिंदूवादी बुरे हैं। वो क्यों देश का आम नागरिक अपने आप को हिंदू कहने में आजकल हिचकिचाता है या हिंदूवादी संगठन का नाम सुन के बिदकता है? क्योंकि इन्होंने गंदा माहौल बनाया हुआ है। हमें इसको रिवर्स करना है बस। ये अवेयरनेस हमें लोगों तक पहुंचानी है अब आगे, धीरे धीरे। इसमें वक्त लगेगा, मैगी नूडल्स नहीं है, ये कभी भी एक दिन में नहीं बनेगा, ये तपस्या है। आप देखो 22 तारीख को मैं फिर डेट भूल गया, 2008 में जो मेल लिखी थी, 23 मार्च 2015 में उस पर बैन लगा है। 6.5 साल उसके लिए इंतजार किया, लेकिन वो दिन आया। भगवान हमारे साथ हैं, हमें सारे अच्छे दिन मिलेंगे, मोदी जी वाले अच्छे दिन भी और एक देशभक्त के नाते अच्छे दिन भी। संयम रखना पड़ेगा दोस्तों, बिना संयम कुछ नहीं हो सकता, तपस्या है ये। इसके अलावा ये राणा यूब का है मेरे ख्याल से, है ना, इतनी लंबी कहानी वही लिख सकती है। ये एक और प्रेस्टिट्यूट सेम नन के रेप पे, ये पूरी, अगर आप, बहुत लंबी इसकी पोस्ट थी, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप मोटे मोटे की पॉइंट्स के पिछले सेट पे वीएचपी को, एचआरडी को, मोदी जी को, खट्टर साहब को, अपने फडणवीस जी को, किस किस को नहीं गाली दी है। और सारी गालियां देने के बाद जब पता पड़ा कि वो बांग्लादेशी था, मुसलमान था, क्या लिखती है नीचे ब्रैकेट में? एडिटर्स नोट, दिस कॉलम वाज रिटन बिफोर द एलिज्ड रेपिस्ट इन द नन केस वर हेल्ड। शेम। मतलब अभी भी एलिज्ड, क्योंकि वो बांग्लादेशी था, भाई था उसका। क्या बात है। उसके बाद भी माफी नहीं मांगी, भर भर के गालियां दी मोदी जी को, भर भर के गालियां दी सबको। और क्या दिखा रहे हो कि हिंदुस्तान में ईसाई सुरक्षित नहीं है। आप एक बारीक पॉइंट समझिएगा, ये इस अभी तक की चर्चा की आप सबसे अहम बात में बोलने वाला हूं, सबसे अहम। इन सारी चीजों से हमारा खून खोलता ठीक है, लेकिन एक बात समझना, ये चीजें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लोग देखते हैं। ये चीजों का हवाला देकर के पाकिस्तान के चैनल्स यूएस में, यूके में, ये ग्लोबल मार्केट में क्या इफेक्ट दे रही है कि हिंदुस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज असुरक्षित है, हिंदुस्तान में भगवा आतंकवाद है। हमारी मीडिया की रिपोर्ट्स को पाकिस्तान हवाला देकर के ग्लोबल मैप पे बोलता है कि भारत के अंदर सब कुछ खराब है। क्या? क्योंकि जितना आप लोग शायद हिंदुस्तान के चैनल्स देखते होंगे, मैं थोड़ा पाकिस्तान के ज्यादा देखता हूं। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूं। मतलब इन चीजों का फायदा पाकिस्तान नहीं उठाता। आपका डॉन न्यूज हो, समा न्यूज हो, ARY हो, जियो टीवी हो, न्यूज 1 हो, आपके एक डिन न्यूज है, सच न्यूज है, हालांकि पाकिस्तान में सच तो है ही नहीं, सारा झूठी न्यूज है उनका। सच टीवी हो गया, कैपिटल टीवी हो गया, इन सब की रिपोर्ट्स हमारे पास में। लेकिन ये चलाएंगे तो शायद कल तक सेमिनार चलेगी, मोटे मोटे 2 या 3 वीडियो हम इसमें चलाते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान की मीडिया का हवाला देके पाकिस्तान का चैनल, पाकिस्तान की मीडिया ग्लोबल मैप पे हमारी छवि कैसे बदनाम कर रही है, गलत इमेज बना रही है। और हमारे मीडिया वालों को समझ नहीं आ रहा। एक आम नागरिक मामूली बात बताते हैं। देखिए, इंडिया के ब्रास टैक्स ने, हमने अपने थिंक टैंक के फोरम से बहुत तवील अरसे से इंडियन क्रिश्चियंस पर जो जुल्म हो रहे थे उस इश्यूज को हमने उठाया, सिखों पर जो जुल्म हो रहे थे उन इश्यूज को हमने उठाया, दलित और शुदर जो उनके अनटचेबल्स हैं, जिनके खिलाफ ये हिंदू ज़ायनिस्ट एक शदीद मुहिम कैंपेन रन कर रहे हैं। तो इस वक्त इंडिया में भी हमारे इस प्रोग्राम को, इस मिशन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और अंदर से इंडियन सोर्सेज हमें ईमेल्स पर और
मैसेजेस के जरिए हमें खबरें भेजते हैं कि अंदर मूड क्या चल रहा है और मिजाज क्या है। बल्कि आज हम ये ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, पिछले 4 महीने से पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा खौफनाक तहरीकें जारी थी माइनॉरिटीज के खिलाफ। इसमें सिखों को, उसमें कम से कम 2000 के करीब ईसाइयों को मारा गया था, चर्चेस जलाए गए थे। और सबसे जो एक तशवीशनाक बात दुनिया के लिए थी वो ये सामने आई कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ऑफिसर्स और एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद बजरंग दल, बीजेपी, शिव सेना और हिंदू रेडिकल जायनिस्ट की मेंबर तंजीमों से वाबस्ता नजर आए। और राइट, और अभी आप सामने क्रिश्चियनिटी की बात हुई, जिस तरह से रेप्स और नन्स और सारी चीजें हैं, तो मतलब इनको चाहिए कि अपनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को समझें और सामने पूरी दुनिया के सामने छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आ चुकी हैं। और ये किस किस्म की जमहूरियत है, मुझे तो इनकी जमहूरियत समझ में नहीं आती। ये किस किस्म का इनक्रेडिबल इंडिया है कि अपनी जमहूरियत जो है उसके पीछे जो है अपनी हिंदू फंडामेंटलिस्ट और हिंदू जो सारे इनके एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं उनकी सारी जो गलतियां वो छुपाते रहते हैं और कभी सामने नहीं आते हैं। तो मतलब एक सिर्फ इसमें और हिंदू राइटर्स ने इंडिया से बैठ के लिखा है। देखिए एक बात है, मेरे रखिएगा कि इंडिया के अंदर भी सैफ्रॉन ब्रिगेड, इनके जो जायनिस्ट हैं, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के खिलाफ एक शदीद गुस्सा मौजूद है। और सम ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन माइंड्स, चाहे वो सिख हो या हिंदू हो या दलित हो, शूद्र हो, ईसाई हो, क्योंकि ये सारी वो कौमें हैं जो कि बुरी तरह पिट रही हैं इस वक्त इस हिंदू जायनिज्म के हाथों। और उन्होंने इतना खिलाफ लिखना शुरू किया है इस बात के कि खुद इंडियन मीडिया इस बात के बावजूद कि जो वो दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहे थे और वेस्टर्न मीडिया जो उनको सपोर्ट कर रहा था वो तो एंटी पाकिस्तान, लेकिन उनके सेकंड टियर लीडरशिप जो थी मीडिया में, सेकंड टियर जो लिखने वाले थे, उन्होंने उनका सारा खेल एक्सपोज करके रख दिया। हत्ता कि कई जगहों पर तो जैसे हमने अर्ज किया बीबीसी वगैरह की जगह पाकिस्तान की रियासत अपने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रही है, मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ रही है। इंडिया में मजहबी इंतहा पसंद उनकी हुकूमत में शामिल हैं और मजहबी इंतहा पसंद दहशतगर्द उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में दाखिल हो चुके हैं। और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये नापाक हिंदू जायनिस्ट ज़हनियत है कि जिसके हाथों में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ये अपनी कौम को भी तबाह करेंगे और आसपास के खित्ते को भी तबाह करेंगे। ये पूरी हिंदुस्तान की कौम, जिसमें हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, ये अरगमान हो चुके हैं हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के हाथों। आप इंडियन मीडिया को उठा के देखिए, उनमें बहुत अच्छे लोग हैं जो लिख रहे हैं इस बात को। जिस तरह अभी आपने इंटरव्यू सुनाया था उस इंडियन साहब का, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये सारी दहशतगर्दी इंडियन स्टैब्लिशमेंट, इंडियन एक्सट्रीमिस्ट, इंडियन फैशिस्ट और हिंदू जायनिस्ट कर रहे हैं, जो अब हुकूमत और बीजेपी तक में शामिल होकर, कांग्रेस में शामिल होकर एक मेन स्ट्रीम पॉलिसी बना रहे हैं जिसकी बुनियाद हिंदुत्ववाद या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पे है, जो पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। दुनिया को इंडिया पे निगाह करनी चाहिए। पाकिस्तान प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया प्रॉब्लम है। इंडिया डिसइंटीग्रेट भी होने वाला है और इसके खतरनाक हथियार इनके दहशतगर्द हुक्मरानों के हाथ में आने वाले हैं जो एक ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और ये And welcome to our special episode from Islamabad regarding the Indian, ये जो एक मिस्टीरियस सी एक सो कॉल्ड टेररिज्म की बात की जा रही है कि जनाब इंडिया में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, तकरीबन उसमें 250 अफराद की हलाकत की बात हुई, 250 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की बात हुई और फिर उसका तकरीबन इल्जाम जो है इस पूरी की पूरी कार्रवाई का वो पाकिस्तान पर लगा दिया गया। अब तक तकरीबन इस बात को गुजरे तकरीबन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 65-70 घंटे गुजर चुके हैं और अब जाके कहीं कहा जा रहा है कि काफी हद तक उन होटल्स पे और उन क्लब्स पे जहां पर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई थी उन पर काबू पा लिया गया है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान को इस चीज का स्ट्रेट अवे पाकिस्तान के ऊपर पिन पॉइंट किया। अभी किस्सा शुरू ही हुआ था तो उंगली पाकिस्तान की तरफ उठना शुरू हो गई, इंडियन आर्मी की तरफ से भी, और जितने भी उनका ओवरऑल एक प्लान था, एक मास्टरमाइंड था, उसने हर चीज को पाकिस्तान की तरफ इंडिकेट किया। जनाब आपके शनाख्ती कार्ड मिल रहे हैं और क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं और एक कश्ती आई और इस तरह बच्चों वाली कोई कहानी थी कि कोई टेररिज्म की जो कार्रवाई थी गालिबन वो पाकिस्तान ने उस के ऊपर उसका वो पूरे का पूरा प्रेशर। अब ये पूरे का पूरा खेल था क्या, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इंडियन मोटिव्स है क्या, ये दहशतगर्दी की जो पूरी की पूरी एक एपिसोड था, इसके पीछे क्या सिलसिला था। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे मेहमान और हमारे स्ट्रेटेजिक और एनालिस्ट हैं डिफेंस के ऊपर सर हामिद। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा
ज्यादातर लोग जो इन्वॉल्व थे, वो लड़का जिसकी तस्वीर बार बार दिखाई जा रही है आपके प्रोड्यूसर साहब से मीडिया पे, या तो कि इस वक्त वो डिस्प्ले भी कर दें वो तस्वीर, जिस लड़के की तस्वीर ये दिखाई जा रही है, इसका आप नोट कीजिए कि हाथ के ऊपर ये येलो बैंड पहना हुआ है, ऑरेंज रंग का जो बैंड है, ऑरेंज बैंड, ये सैफरॉन बैंड जो है, ये बीजेपी के दहशतगर्दों की खास निशानी है। इस लड़के का नाम अमर सिंह है, ये सिख है, और इसके साथ जो दूसरा लड़का मारा गया है, इसका नाम हीरा लाल है। थोड़ा सा माहौल अच्छा बन गया, हल्का हो गया, हम लोग बहुत देशभक्ति में थे, थोड़ा कॉमेडी भी यहाँ चल गई। दोस्तों, हम सब इस पे खूब हंसेंगे और ये हंसने वाली चीज है, लेकिन आप बात को समझिएगा, क्या ये चीजें ग्लोबल मैप पे हिंदुस्तान की छवि नहीं बिगाड़ रही है? आप गौर कीजिए, जैद हाबिद ने भी क्या बोला है, इस लड़के का नाम अमर सिंह था, इसके साथ दूसरे लड़के का नाम हीरा लाल था। भाई तेरे को कैसे मालूम? इसके हाथ पे सैफरॉन बैंड था। आप दोस्तों एक बात बताइए, अगर अभी आज हम इस सेमिनार के बाद कुछ फैसला करें कि हमें किसी धर्म विशेष को बदनाम करना है, या सामने हमारा कौशाम्बी का मेट्रो स्टेशन है, वहां जाके हमें धमाका करना है, क्या देर लगेगी? 10 रुपए में एक टोपी आ जाएगी, मैं पहन लूंगा, ये पहन लेंगे, कोई भी पहन लेंगे, जाके धमाका कर देंगे। क्या कोई ये बोल देगा बम फोड़ने वाला टोपी पहने हुआ था, मुसलमान था? तफ्तीश करेंगे। हमारा मीडिया जो ये तुरंत बोलता है किसी भी घटना के बाद में, हिंदू ने किया, हिंदू ने किया, हिंदू ने किया, उसका नतीजा देखिए। पाकिस्तान का मीडिया उसी बात को बोलता है। क्या बोला था इसने? इंडियन मीडिया से हमारे को ईमेल्स आती है, इंडियन मीडिया में लोग हैं जो कि बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना के खिलाफ हैं। सरकार से हम मांग करेंगे, साइबर सिपाही के सभी वीर सैनिक, कि वो पता लगाएं कौन से मीडिया हाउसेज हैं जो पाकिस्तान को मेल्स भेजते हैं, कौन से मीडिया हाउसेज हैं जो बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना के खिलाफ पाकिस्तान वालों को भड़काते हैं। क्योंकि यहां बात एक पार्टी की नहीं है, एक दल की नहीं है, यह बात देश की सुरक्षा की है। मैंने पहले भी कहा था, 2 रुपए महंगा आलू खा सकता हूं, पाकिस्तान के झंडे के नीचे नहीं जी सकता। हम महंगा आलू खा लेंगे जीतू भाई, हम टमाटर महंगे खा लेंगे, हम 4 की जगह रात को 3 रोटी खा के सो जाएंगे, पर पाकिस्तान के झंडे के नीचे नहीं जिएंगे। हम सरकार से मांग करेंगे, इस वीडियो क्लिप्स के बाद में, इस सारी सेमिनार के बाद में, इस प्रेजेंटेशन को लेकर के जाएंगे और उसको कहेंगे कि ये पता लगवाएं इंटेलिजेंस से, रॉ से, या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब से। अजीत डोभाल साहब के बनने के बाद भी इनकी पाकिस्तान की बहुत नींद उड़ी हुई है, वो भी बहुत सारे वीडियोस हैं, पर चूंकि उसका हमारा सीधे सेमिनार से लिंक नहीं है तो हम उसको शो नहीं करेंगे। लेकिन आप सभी को अब ग्रुप में इस तरह के वीडियोस, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। साइबर सिपाही का जो यूट्यूब चैनल नीचे है, साइबर सिपाही, हम वहां से अपलोड भी करेंगे। और ये सारी चीजें, हमारा फर्ज है कि जो लोग अखबार और मीडिया, टीवी के सहारे जिंदा हैं, उनको हम यह लत लगा दें, आदत लगा दें कि उसको छोड़ करके वो इसको प्रामाणिकता से लेना शुरू कर दे। इसको कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। ये दोनों रॉ के एजेंट्स हैं। ये खबर हमको एंड और इस बैग्स लेके जा रहे हैं, उसके हाथ में गालिबन एक गन भी है। ये सेक्टर के आप इसके बाद बता रहे हैं। आप इसको एनालाइज कीजिए, इसकी शक्ल भी पाकिस्तानी नहीं है, या कोई पाकिस्तानी मुसलमान की शक्ल ये नहीं होती। इस लड़के का इंडियन फेस है, बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस। और ये बहुत सुकून से वॉक करता हुआ जा रहा है। देखिए, ये कोई ऐसे, इसकी अगर आप नीचे लॉबी में अगर आप इसकी तस्वीर देखिए, नीचे वाली तस्वीर अगर आप दिखाएं, तो उसमें इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। और ये भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इन लोगों ने यहां पे दहशतगर्दी शुरू करने से पहले कैफे में बैठ के शराबें पी हैं, इनके बैकपैक से शराब की बोतलें निकली हैं। कोई मुसलमान मुजाहिद जो जिहाद पे जा रहा है और शहीद होने जा रहा है, वो अपने बैकपैक में शराब की बोतलें नहीं रखेगा। और इंडियन मीडिया खुद, उनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इस बात को समझ चुके हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मीडिया और जर्नलिस्ट के जरिए हम तक पहुंच रही है, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा इंटरनेशनल मीडिया में। एक तो ये एस्पेक्ट है। बीजेपी सर एक एक्सट्रीमिस्ट जमात हमेशा से। क्या कुछ हुआ गुजरात में, क्या कुछ नरेंद्र मोदी ने किया, मैं उस डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, जो फिर ही हैज द ऑडेसिटी टू ब्लेम पाकिस्तान फॉर ऑल दिस। बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, जायनिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लोग, इंडियन एजेंसी, इलेक्शन का साल, कांग्रेस के हवाले से प्रेशराइज करना, क्योंकि वो तो वही जीतेंगे जो दबाएगा पाकिस्तान को, उनका फॉर्मूला तो ये। एक तो ये ड्रामे का चले, हमने देखे जो भी बॉम्बे में ड्रामा इन्होंने किया, उन्होंने मिलकर के उसका, ये इतना बड़ा एक से एक अब इवेंट निकल रहा है। अभी चीजें आप समझ नहीं रहे, जैसा कि हाथ से ये चीजें निकलती जा रही हैं, इवेंट्स जो है। देखिए,
बीजेपी का ट्रैप देखिए जो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए और अपनी कौम के लिए और इवन कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ जो ट्रैप इन्होंने सेट किया है। बीजेपी की प्रॉब्लम देखें क्या है। प्रॉब्लम यह है कि ये दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़े गए थे। दहशतगर्द तो ये पुराने हैं। नरेंद्र मोदी की जो आपने बात की कि 5000 मुसलमानों को गुजरात में तो जिंदा जला चुका है, बिल्कुल। और इस शख्स का ये बैकग्राउंड है। ये जमात है जो बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। और बीजेपी चूंकि पॉलिटिकल एक प्रोसेस में अपने आप को एक कॉम्पिटिटर समझती है कांग्रेस के मुकाबले में, और उम्मीद इसको यह है कि अगली ये बना सकेगी। और इसके बहुत बड़े बड़े अफराद पकड़े चले गए दहशतगर्दी की कैद में। इसके आखिरी के लफ्ज जैसे ही मैंने सुने, मैंने भी कुछ यहां पे नोट किया है, आप सबने गौर किया होगा। जैन हामिद क्या बोल रहा है कि बीजेपी एक पॉलिटिकल प्रोसेस में है और बीजेपी को लगता है कि वो कांग्रेस के मुकाबले खड़ी हो सकती है। हम जीत गए, बहुत खुशी की बात है। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी है। लेकिन सवाल यहां पे बीजेपी का नहीं है, सवाल यह है कि कांग्रेस को अपना प्रवक्ता पाकिस्तान में क्यों बैठाना पड़ा। कांग्रेस को अपना प्रवक्ता पाकिस्तान में क्यों बैठाना पड़ा। इसने एक बार भी कांग्रेस की मजम्मत नहीं करी, एक बार भी कांग्रेस को गाली नहीं दी। बार बार क्या बोल रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने बॉम्बे में खुद हमला कराया कि देश में ऐसा माहौल बने और बीजेपी की सरकार है। मतलब कि पाकिस्तान पूरी तरह से चाहता है कि हिंदुस्तान में कभी भी बीजेपी की सरकार ना आए। यह बारीक पॉइंट है जो कि हमें पकड़ के आगे लेके जाना है। देश के आम नागरिक को एक चीज समझानी है कि पाकिस्तान ये चाहता है हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पे बीजेपी की सरकार ना आए, यहां कांग्रेस की सरकार रहे। अगर हम पूरे इलेक्शन कैंपेन में पार्टी जो भी करती है करती रहे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो रैली वगैरह होती है, हम सिर्फ एक लाइन देशभक्तों तक पहुंचा दें कि भाई साहब पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस की सरकार आए, आप क्या चाहते हो। कोई बड़ी रैली की जरूरत नहीं, कोई बड़े भाषण। तुम्हारे इल्जामात विक्रम सूद, तुम्हारे इल्जामात इतने भौंडे और औंधे हैं कि उन्हें सीधा करने को जी नहीं चाहता। बस पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से तुमसे ये आखिरी जुमला कहूंगा, क्योंकि तुम मेरा ये प्रोग्राम भी जरूर देखोगे और मिर्चें लगेंगी और यकीनन बहुत जोर से लगेंगी, क्योंकि मैंने वैसे भी मैं खाना पकाते हुए भी मिर्चें बहुत डालता हूं और तुझे पकाते हुए भी मिर्चें बहुत लगा रहा हूं मैं, तो बहुत जोर से लगेंगी। तो विक्रम सूद, अर्ज़े वतन के मुहिब वतन बच्चे, अभी तुम्हारे लिए मेरा ये इंट्रो अपलोड भी कर देंगे, तो सुन लो। पाकिस्तान की तरफ अपनी काली, मैली और चीपड़ ज़दा आंख उठाना छोड़ दो। बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब ये उंगलियां घुसेड़कर आंखें बाहर निकाल लेंगे। बहुत हो गया। और ये मासूम बनने का नाटक भी छोड़ दो। ये तालिबान हमारे नहीं, तुम्हारे एजेंट हैं, तुम्हारे पेरोल पर हैं। क्योंकि जिस मुल्क में, और दलील से बात करूंगा, जिस मुल्क में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय सेवक संघ और शिवसेना जैसी इंतहा पसंद तंजीमें सरकारी सरपरस्ती में वहां मुसलमानों की सफों में किसी खारजी गिरोह को तालिबान बनाकर घुसेड़ दे, कोई अचंभे की बात नहीं है। जहां विश्व हिंदू परिषद है, अपना मुल्क संभालो, है अपना मुल्क संभालो, अपने सेकुलर भारत की अर्थी उठने से बचाओ, क्योंकि उसका राम नाम सत करने के लिए तुम्हारी इंतहा पसंद बच्चे वहां मुसलमानों को जबरन हिंदू बना रहे हैं, जिससे तुम्हारा मकरू चेहरा दुनिया के सामने खुलकर वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान के पीछे पड़ने के बजाय अपना पिछवाड़ा देखो भैया, अपना पिछवाड़ा देखो भैया। अगर कहीं कोई बजरंग दल का सुसरा तुम्हारी वाट लगाने के लिए डंडा लेकर तो नहीं खड़ा है। आमिर लियाकत, इस तरह से मुबशिर लुकमान, वो भी आई एम श्योर निशान भाई ने देखे होंगे वीडियोस। पाकिस्तान के सभी लोग, बहुत कम गिने चुने नाम है जो वहाँ पे सेंसिबल हैं, जैसे हसन निसार साहब है या सेठी साहब है, नजम सेठी, और 2-4 लोग अच्छे हैं वहाँ पे। बाकी मोरलेस, लेकिन बड़ी बात क्या निकल रही है, VHP, BJP, बजरंग दल, शिवसेना, इनको इतना खौफ क्यों है। जिस दिन हमने आम हिंदुस्तानी को ये चीजें दिखा दी और समझा दी, तो हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि देशभक्त कौन है हिंदुस्तान में। लेकिन मैंने 2002 में करीब, आज से कितना हो गया, 13 साल पहले
कुछ पंक्तियां लिखी थी, इसको देखते देखते खून खोला, याद आई, कहें तो 2-3 पंक्तियां सुना देता हूं। अपलोड कर देंगे, भेज देंगे, पाकिस्तान आमिर लियाकत भी देख लेगा। हम तो किसी का रखते नहीं ना भाई साहब, मिला है तो फिर रिटर्न गिफ्ट दे ही देंगे ना उसको। हाँ बिल्कुल, हाथ जोड़ के वापस देंगे आमिर लियाकत को। और ये तो पक्का अपलोड होगा अगर आपको, और ये आमिर के तो फोन पे भेज देंगे, उसको तो व्हाट्सएप भी है। लिखा था, पूरी याद नहीं है कविता, 2-3 लाइन्स हैं। ये हम सभी साइबर सिपाहियों की तरफ से इस पागल आदमी को, कि जब जब भी तू जंग छेड़ता है या कोहराम लाता है, जब जब भी तू जंग छेड़ता है या कोहराम लाता है, भगवान के घर से हमें जीत का पैगाम आता है। जब जब भी तू जंग छेड़ता है या कोहराम लाता है, भगवान के घर से हमें जीत का पैगाम आता है। तेरे साथ आती है नापाक नारों की गूंज, तेरे साथ आती है नापाक नारों की गूंज, हमारे लबों पर राम का नाम आता है। जय श्री राम। जब जब भी तू जंग छेड़ता है या कोहराम लाता है, भगवान के घर से हमें जीत का पैगाम आता है। और तेरे साथ आती है नापाक नारों की गूंज, हमारे लबों पर राम का नाम आता है। और कफन के लिए पैसे कम पड़ जाएं तो कह देना, भूखा नंगा देश है पाकिस्तान। कफन के लिए, क्योंकि लाशें बिछेंगी तो इतनी बिछेंगी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा इन लोगों को। वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, कफन लोन, कि कफन के लिए पैसे कम पड़ जाएं तो बोल देना, बुरे वक्त में पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। बोला जय श्री राम। हम थोड़ा सा और उसमें हो गया, हम प्रेजेंटेशन से भटक ना जाए, हम अगली स्लाइड पे आते हैं। अभी तक आपने ये सब देखा, मीडिया का घिनौना चेहरा, कि हिंदुस्तान का मीडिया किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। ग्लोबल मैप पे हिंदुस्तानी मीडिया का हवाला देकर के पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स कैसे हमारे देश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। इस देश के हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने की साजिश चल रही है। ये साजिशें मीडिया के दलाल बैठ करके अपने एसी के कमरों में कर रहे हैं। इस देश के आम हिंदू और आम मुसलमान में प्यार है, वो हमारे त्योहारों में शामिल है, हम उनके त्योहारों में शामिल है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। लेकिन मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम टेंशन को बनाओ, इसका ब्लेम बीजेपी, बीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना पे डालो, मुसलमानों को एक वोट बैंक बना के रखो और कांग्रेस की सरकार लेके आओ, ताकि वो राज्यसभा के मेंबर बन जाए, उनकी गाड़ियां बन जाए, उनके बंगले बन जाए। ये चीज हमारे को, बस आज की पूरी सेमिनार का निचोड़ है कि हमें ये आखिरी की जो 1 मिनट की बात मैंने बोली है, ये आम आदमी तक पहुंचानी है। इसमें अब कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे। हम कौन है? आप बोलो। संजीव भाई ने बहुत अच्छी ये पोस्ट लिखी थी इस प्रेजेंटेशन में। प्रत्यक्ष रूप से मैं बार बार नेहा जी का धन्यवाद कर रहा हूं, जतिन भाई का कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से वीके सिंह साहब का किया, मुरली भाई का किया, आपका भी है। ये संजीव भाई ने बहुत अच्छा इस पर लिखा था कि 12 वर्ष के एक छोटे से बालक के दिलो दिमाग पर 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग कांड की जो विभत्स घटना थी, ऐसा प्रभाव डालती है कि वो बालक आगे चल करके अंग्रेजों के गले की घंटी बन जाता है। सरदार शहीद भगत सिंह जी, जो निशांत भाई ने तो अपना नाम भी वही रखा हुआ है, आज तक इनका प्रोफाइल उसी नाम से है, भगत निशांत सिंह। सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सोचो, एक घटना जलियांवाला बाग में उस बालक के मन पे, ऐसे ही हमारे संजीव भाई का बालक 14 साल का बच्चा जो बोल रहा है पापा आप दिल्ली जा रहे हो हिंदुत्व के लिए, और संजीव भाई ने कभी कुछ नहीं बोला। और जब गाड़ी में पेन ड्राइव में वो गाना बजा, वो गाना प्ले होने के बाद में जब उसने उसका मुखड़ा सुना, पहला अंतरा सुना, दूसरा अंतरा सुना, तो एक लाइन जो संजीव भाई मिस कर गए आज बोलने से, इन्होंने कल एयरपोर्ट से उतरते मुझे रात को बोली थी, हमारे भतीजे ने बोला था पापा ऑल द बेस्ट, तो बोल दिया इन्होंने। एक लाइन जो मेरे दिल को छू गई थी, जो ये आज मिस कर गया, समझ गए कौन सी लाइन? पल कोहली हमारा भतीजा क्या बोला? पापा आप हिंदुत्व के लिए नहीं जा रहे हो, आप देश के लिए जा रहे हो। 14 साल का बालक सिर्फ हमारे गाने को सुनकर के ये बोलता है कि पापा आप देश तोड़ने नहीं जा रहे हो, आप देश जोड़ने जा रहे हो। ये साइबर सिपाही है। आगे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में यही सारी बातें खटखट करके शुरू कर दीजिए कि जब भगत सिंह जी बन सकते हैं, जलियांवाला बाग कांड का बदला ले सकते हैं, इस हॉल में हमारे सामने ये शख्स खड़े हैं, इनका नाम महताब भाई, महताब ही है ना आपका नाम? आओ जरा आप इधर आइए। मंच पे आइए।
हमारे दोनों कैमरे इस तरफ थे, आप सब लोगों का चेहरा मेरी तरफ था, आप सब लोगों की आंखें मेरी तरफ थी। मैंने देखा महताब भाई लिफ्ट के पास खड़े होकर तब से तालियां बजा रहे हैं। दोस्तों, ये है हिंदुस्तान की संस्कृति, ये है हिंदू मुस्लिम एकता, ये है हिंदू मुस्लिम प्यार। और मीडिया हमें लड़ा रही है आपस में। लड़ोगे मेरे से? मीडिया लड़ा रही है हमारे को। आप यहां बोलो ये बात। मीडिया हम लोगों को लड़ा रही है, आपस में भड़का रही है। और बिकॉज ये जो पॉलिटिक्स बाजी होती है, ये हिंदू मुस्लिम देखता करा के ये लड़ाते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक जैसे होते हैं। क्या बात है। मेहताब भाई हमसे नाराज हैं, ये हमारे होटल स्टाफ से। इन्होंने 1 बजे के लिए लंच का हमने इनको बोला था, 3 बज चुके हैं, वहां से इशारा भी कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से जिस फ्लो में हम लोग चल रहे हैं, आप लंच को 4 भी बता सकते हो, क्योंकि अब आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, अंदर कलाइयों के बाल खड़े हो रहे होंगे। बिल्कुल रेडी तो आते हैं, बस वहीं पे आते हैं। तो ये देख करके भाइयों, यहां से मेरी आंखें इनके ऊपर गई, ये वहां तालियां बजा रहे हैं। हमारे ग्रुप का लोगो, ये लोगो साइबर सिपाही का लोगो एक मुसलमान ने बनाया है। मेरे बहुत अजीज मित्र हैं मंजूर आलम भाई ने ये लोगो बनाया है। उनको सब कुछ पता है। इनफैक्ट वो आज की मीटिंग में आने भी वाले थे, वो आ नहीं पाए। क्या हम जो कुछ बोल रहे हैं सुबह से उनके सामने नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हमें सबसे मोहब्बत है, हमें अपने वतन से प्यार है, लेकिन हमें नफरत किससे है, शिकायत किससे है? मीडिया से, जो हमें लड़वा रही है आपस में। तो ये साइबर सिपाही है। और अब बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि साइबर सिपाही की पहचान का जो गीत है, जिसके अंदर सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, जीतू भाई ने दिल्ली से आशीर्वाद दिया है, अपने फीडबैक दिए हैं संजीव भाई को, मैं अपने लेवल पे लगा रहा। इन्होंने रात भर, जो मैंने शुरू में बताया कि एक सिंगर ने नहीं, एक सिपाही ने वो गाना गाया है, आपके सामने वो गाना प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमें और ये वीडियो जहां भी जाएगा सब लोग को मालूम हो कि आखिर कौन है साइबर सिपाही। इसको प्ले कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लंच के बाद हम सेशन को शुरू रखेंगे। आपने ग्रुप में